चलिए शुरू करें। कल हम लोगों ने बात की करंट इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआती की थी। I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी पे डिस्कशन किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली, I बराबर NeV प्रूव कर दिया था और ये बताया था करंट वाला गेम। हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी। माइनस साइन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगी, यानी टाउ। टाउ फैक्टर है और I बराबर NeAV। अब आज तमाम डिफरेंट पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे। क्या होगी मोबिलिटी, क्या होगी कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी और करंट डेंसिटी, बी बराबर आई आर कैसे प्रूफ हुआ, ओम्स लॉ कैसे आया, उन सब पैरामीटर्स को देखते चलेंगे। कल हमने इसके ऊपर बात कर ली थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, that is dependent upon the material as well as temperature. Electric field is dependent upon conditions. हमने कल बात की थी, हमने क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे देखा था। आई का भी देखा, ये भी देखा। अब कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको देखते हुए चलेंगे और डिफाइन करते चलेंगे। ये दोनों चीजें हमें मिल गई थी। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। मोबिलिटी क्या चीज है? मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर कौन हो सकते हैं, हमने बात की। कंडक्टर में चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज नोन एज होल्स, एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में या किसी और मीडियम में जहां पर चार्ज वगैरह चल रहा हो तो वहां पर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और कोई दूसरा मीडियम है जहां पर बीम बन के जा रही है। तो किसी भी केस में आपको मोबिलिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। मोबिलिटी मतलब एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल कितनी अच्छे तरीके से मूव आउट कर सकता है और पार्टिसिपेट कर सकता है करंट में। एनी चार्ज कैरियर move to establish current the parameter which measure how fast one carrier can move to provide current. तो मोबिलिटी डिफाइंड है म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। वेक्टर के फॉर्म में भी लिख लोगे तो भी सही है, वीटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू टाउ बाई एम। म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम। क्यू चार्ज ऑफ कैरियर, m mass of carrier, and tau relaxation time. Relaxation time of carrier, ठीक है ना। म्यू इज इक्वल टू क्यू टाउ बाई एम। इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू म्यू ई टाउ बाई एम। और कोई चार्ज कैरियर प्रोटॉन है, उसका मास अलग हो जाएगा। तो किसी भी कैरियर की जो मोबिलिटी होती है वो उसके रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंडेंट होती है, साथ साथ उसके मास पे भी डिपेंडेंट होती है। जनरली चार्ज ई लिया जाता है, कोई और भी लिया जाता है, ठीक है। म्यू ई की वैल्यू म्यू एच, म्यू होल भी हो सकता है। चार्ज होल का ई होता है टाउ ऑफ होल, मास ऑफ होल। होल को मास को इलेक्ट्रॉन की तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मास ऑफ होल को इलेक्ट्रॉन ही मान के चलते हैं। टाउ ऑफ होल अलग अलग हो जाएगा। तो मोबिलिटी कैसे डिपेंडेंट है, वो मटेरियल की कोलिजन पे और इनके तमाम फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होगी। कुल मिलाकर किस पे डिपेंडेंट है? कैरियर पे तो डिपेंडेंट है, एज वेल एज टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो उन तीन चीजों पे डिपेंडेंट मोबिलिटी हो जाती है। तो मोबिलिटी भी कई बार बात कर लेता है। व्हाट इज मोबिलिटी? मोबिलिटी इज नथिंग बट हाउ फास्ट वन कैरियर कैन बी मूव टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक करंट। किसी भी मूवमेंट में किसी भी मटेरियल के अंदर
कोई भी चार्ज कैरियर करंट प्रोड्यूस करता है, तो करंट को प्रोड्यूस करने के लिए वो जितना तेज चलेगा, मोबिलिटी जितनी ज्यादा अच्छी होगी, उतनी अच्छी वो करंट को प्रोड्यूस कर सकता है। सुपर कंडक्टर्स देख लीजिए, सुपर कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस ना के बराबर आता है। अभी हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। इसका मतलब वहां पर कैरियर्स का मूवमेंट बहुत ही अच्छा है, थर्मल डिस्टर्बेंस ना के बराबर होता है। इसलिए बहुत कम टेम्परेचर में वो सुपर कंडक्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर एक और पैरामीटर है, डिफाइन करने के लिए पूछ सकते हैं। तो व्हाट इज मोबिलिटी? मैथमेटिकली डिफाइन करोगे तो बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। कैसे डिफाइन करोगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर, जनरली इलेक्ट्रॉन ही होता है लेकिन कुछ और भी हो सकता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर व्हेन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is applied across material। पूछ ले तो डेफिनेशन लिख दीजिए। अब दूसरी बात है, क्या है बेसिक ये चीजें तो समझ में आएगा, सब जुड़े हैं कैसे। तो सबसे पहली चीज जो डिफाइन करनी है वो है करंट डेंसिटी। ए वेक्टर क्वांटिटी which gives idea about current at any position। ठीक है, करंट डेंसिटी हमें किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट का आइडिया देती है। करंट कितनी जा रही होगी, किधर जा रही होगी, किस डायरेक्शन में होगी, कैसा। तो एक्चुअली तो करंट की वैल्यू बात की जाए तो स्केलर होती है। करंट से हम चीजों को डिफाइन नहीं कर पाते। तो बेसिकली कोई भी क्रॉस सेक्शन दे रखा है, ये डीएस एरिया है, तो करंट सपोज यूं जा रही है। सपोज इस तरह करंट जा रही है, तो करंट निकालेंगे कैसे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन कई लोग बोलते हैं जे बराबर आई बाई ए, वो मैथमेटिकल डेफिनेशन गलत है। हालांकि निकलता है वो, लेकिन वो गलत है। बेसिक डेफिनेशन तो ये है, छोटी सी करंट डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। जे इज वेक्टर along electric field at given point। उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग ये आपकी करंट डेंसिटी की वैल्यू आती है। तो एक्चुअली जे बराबर आई बाई ए बोलना ठीक नहीं। सिंपल केस में हम बोल सकते हैं जे बराबर आई बाई ए, बट हर केस में नहीं बोल सकते। इसलिए हमें डी आई की वैल्यू के तरीके से, अगर क्रॉस सेक्शन ए दे रखा है, करंट बहुत सिंपल तरीके से जा रही है, परपेंडिकुलरली जा रही है, तब हम इसके लिए जे की वैल्यू को लिख सकते हैं आई बाई जे कांस्टेंट, वैल्यू एंड डायरेक्शन फॉर क्रॉस सेक्शन।
तो जे बराबर, अगर जे कांस्टेंट है एंड थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, जे इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, एंगल थीटा है, तो आई बराबर जे कॉस थीटा। ठीक, नहीं तो आई बराबर जे डॉट डी एस। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये तो देखो बिल्कुल सिंपल से क्लियर कट दिखाई दे रहा है, जे बाई ए। अभी हम जे को प्रूव भी कर देंगे सिग्मा ई सिंपल कंडीशन देख करके। लेकिन बेसिक गेम क्या है? बेसिक गेम ये है कि अगर आपको जे की वैल्यू पता है तो आपको उस जगह उस क्रॉस सेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दें, क्वेश्चन क्या कहता है? किसी भी गिवन स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है इस तरह, और करंट डेंसिटी की वैल्यू दे रखी कांस्टेंट और 30 यूनिट्स वैल्यू दे रखी, यानी 30 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड करंट थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन YZ प्लेन एंड एरिया एट 2 मीटर स्क्वायर। आई बराबर जे डॉट ए करना है। अब मैंने शुरू में ही बताया जे किसके लॉन्ग होता है, जे किसके लॉन्ग होता है? हमेशा जे की वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होती है। तो इसका मतलब आपको डायरेक्शन तो उसने चुपचाप धीरे से बताया। अभी फॉर्मूला ही पढ़ेंगे, जे बराबर सिग्मा टाइम्स ई। अभी हम उस फॉर्मूले को नहीं देख रहे, हमने बस डायरेक्शन बताई है। व्हाट इज द वैल्यू, जल्दी बताइए आंसर निकालिए और बताइए। क्या वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइए। मुश्किल नहीं है, दिमाग लगाना है बस। ई की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकाल लो, वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, जे मिल जाएगा, जे वेक्टर मिल गया। तो आई बराबर जे डॉट एरिया, एरिया दे ही रखा है, वाई जेड प्लेन का मतलब आई कैप में। वेक्टर्स लिखने पड़ेंगे। एरिया वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप, जे इज इक्वल टू 30 जे कैप, जे कैप बराबर ई कैप, डायरेक्शन सेम है, दैट इज 1/3 आई कैप प्लस 2/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। बताने की जरूरत नहीं है। तो जे की वैल्यू आ गई 10 आई कैप प्लस 20 जे कैप प्लस 30 के कैप। सही बात, नहीं 30 नहीं सर, 20 के कैप आ गई। आई की वैल्यू जे डॉट ए, क्या आ गई वैल्यू देख लीजिए, जे डॉट ए, ये से कर लिया।
28। बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। बहुत मुश्किल गेम नहीं है, दिमाग लगाएंगे तो मिल जाएगा। अच्छी बात है। बिल्कुल फ्लक्स की तरीके से ये ध्यान रखिएगा। बताइए। करंट थ्रू पर्टिकुलर दिस एरिया। ये सब सिखाया हुआ है, आपको पता है। इसका एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। आपको जे की डायरेक्शन दे रखी है, चुपचाप धीरे से बता करके। आपको जे की वैल्यू दे रखी है, आपको आई इज इक्वल टू जे डॉट ए की वैल्यू बता। जल्दी निकालिए और बताइए, सबका आंसर चाहिए। आंसर आंसर जल्दी करो, इसका इतना मेहनत वाला काम नहीं है। ये एरिया वेक्टर निकालना सिखाया था, याद करो। एरिया की वैल्यू 2 है। आपको कैसे बताया था? अब आपको ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर के हिसाब से लिखना है वैल्यू। ये आसानी दे दिया मैंने। 10, 20, 30 कर दो, ज़्यादा सही रहता है। ट्वेंटी रूट 3 आई कैप, 20 रूट 3 जे कैप, 20 रूट 3 के कैप। एरिया वेक्टर।
ये है आई की वैल्यू। जलीशा का ठीक है, लोकेश का भी ठीक है। देवेश उल्टा कर दिया, बात वही है, वही वैल्यू वही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी लोग क्या कर रहे हो, भूल गए वेक्टर वेक्टर निकालना? इसका वेक्टर निकालने का क्या तरीका बताया था? वाई जेड प्लेन है, वाई जेड प्लेन की डायरेक्शन किधर आ रही है? एक्स में। अब इसको रोटेट करना शुरू किया, प्लस जेड से घुमा के किधर लेके जा रहा है? माइनस जेड की तरफ। तो आपका ये वेक्टर घूम रहा है प्लस एक्स से माइनस जेड की तरफ। पहले था प्लस एक्स में, फिर उसको दरवाजे को घुमाना शुरू किया तो वो माइनस जेड की तरफ गया। तो पहले था जेड की तरफ, एक्स की तरफ, फिर वो माइनस जेड की तरफ घूमने लगा। माइनस जेड की तरफ कितना एंगल घुमाया गया उसको? 60 डिग्री। तो ये यूनिट वेक्टर निकालना बहुत मुश्किल नहीं, cos 60 sin 60, दिस इज cos 60, दिस इज sin 60। ठीक है, ये बात कर रखी है हम लोगों ने। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? cos 60 इंटू टू वैल्यू, हाँ वैल्यू तो लिखी थी खैर मैंने। यूनिट वेक्टर ए कैप की वैल्यू क्या मिलेगी? cos 60 आई कैप माइनस sin 60 के क्या। यही गेम था बस, सारा का सारा गेम यहीं पर अटका हुआ था। तो ऐसे वेक्टर वाले क्वेश्चन पूछेंगे, वेक्टर वाले चलो अच्छी बात है। वेक्टर के अलावा अगर क्वेश्चन पूछने लगे तो क्वेश्चन पूछने लगे कि भाई वैल्यू बताइए कितनी करंट पास कर रही है इस पर्टिकुलर करंट से, कितना सर्किट है, क्या है, कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं, एक क्रॉस सेक्शन दे रखा है, करंट का क्रॉस सेक्शन दे रखा है, रेडियस इसकी आर गिवन है, इससे आर रेडियस पे जे आर इज इक्वल टू जे नॉट आर बाई आर आई कैप, आई कैप। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन दे रखा है रेडियस का। फाइंड नेट करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन, बताइए नेट करंट थ्रू क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? समझ में आ रहा होगा ना क्या है? आर रेडियस पे करंट है। अब ये जो करंट कुछ यूं जा रही है इन दिस मेथड, और मैं देख रहा हूँ कि करंट की वैल्यू बिल्कुल सेंटर पे है 0, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ करंट की डेंसिटी ज्यादा बढ़ती आ रही है। मतलब शुरू में जो लाइनें हैं वो कुछ ऐसी लाइनें ना के बराबर लाइनें, और आगे जाने पे लाइनों के बीच की दूरी कम होती चली जा रही है। मतलब दिखाने का तरीका है कुछ इस तरीके से, डेंसिटी बढ़ती है। तो बाहरी लेयर पे करंट मैक्सिमम है और इनर लेयर पे करंट मिनिमम है। ये केस बेसिकली अल्टरनेटिंग करंट की तरह बात करता है। अल्टरनेटिंग करंट जनरली आउटर सरफेस से ट्रेवल करते हैं। डीसी करंट पूरे के पूरे कोर से पास होती है, डीसी पूरे कोर से। और जब एसी की बात की जाती है तो एसी जो करंट होती है वो एसी करंट जो होती है सरफेस से पास करती है। इसीलिए देखते हैं आप अपने घरों में जो तारे खरीदते हैं ना, वो तारे एक ही वायर से क्यों नहीं बना देते? एक ही मोटी वायर लेके क्यों नहीं काम कर लेते? नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि वहां पर छोटे 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 पतले बहुत सारे तार ले लिए जाते हैं क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो मैक्सिमम करंट पास कराने के लिए सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। तो एक्चुअली करंट इज पासेस थ्रू, अल्टरनेटिंग करंट इज पास थ्रू द सरफेस ओनली। तो वाई हम थिक वायर लेने के बजाय उसकी जगह पतली 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 कई सारी वायर लेते हैं जिससे सबकी सरफेस से पास होने लगती है। और अगर हम एक ही थिक वायर लेंगे तो केवल इस सरफेस से पास करेगी। इसलिए एसी जो डीसी वाले जो तार खरीदी जाती है, कभी आप देखिए जो बैटरी में लगी होती तार वो सॉलिड तार होती है, सॉलिड एक वायर होती है। जबकि घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट में यूज कर रहे होते हैं वो यूज कर रहे होते हैं एक ही तार को, वो कई छोटे 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 सरफेसेस में बांट देते हैं जिससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए और करंट को मैक्सिमाइज करते हैं। जब पढ़ेंगे तब और डिटेल करेंगे उसको, लेकिन अभी तो सिंपल सा गेम ये है कि बीच में करंट डेंसिटी की वैल्यू जे 0 दे रखी है और आखिरी पॉइंट पे करंट डेंसिटी की वैल्यू जे नॉट दे रखी है। इस जगह जे की वैल्यू 0 है और इस जगह जे की वैल्यू जे नॉट है और फंक्शन दे रखा है लीनियरली। व्हाट इज द करंट अबाउट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सरफेस? फटाफट निकाल के बताइए। जे नॉट पाई आर क्यूब बाई 4,
पाई आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 3 बता रहे हैं, आर क्यूब बाई 2 बता रहे हैं। ठीक है, सब लोग, मुझे मालूम है आप लोग निकाल लेंगे, कोई ऐसा मुश्किल गेम नहीं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हमारा एक बेसिक टूल हो गया जिसको हम हर बार हर आर्टिकल में यूज कर रहे हैं। अगर आप देखते चले तो हम हर आर्टिकल में यूज करते चल रहे हैं। ये लास्ट ईयर का कंजम्पशन है। जिन बच्चों ने इनको कंफर्म कर रखा है उनको ये चीजें कभी दिक्कत नहीं करेंगी, नहीं तो बार बार दिक्कत होगी। बार 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 हर बार आएगा, हर जगह आएगा, हर तरफ आएगा। हर टाइप की प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन जरूर ऐसा बन जाता है जिसमें हमको इंटीग्रेट करके काम करना पड़ता है। तो ये भी एक गेम ऐसा है जिसमें करंट की बात करेगा। तो करंट डेंसिटी का गेम बेसिकली लोगों को लगता है कि इजी है, लेकिन इजी नहीं होता जब करंट डेंसिटी किसी स्पेस में अजीब तरीके से दे दी जाए। जैसे ये फंक्शन दे रखा एक्स वाई जेड करके दे दिया जाए। डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी एस। आर डी आर काट लो, क्रॉस सेक्शन के लिए छोटी सी रिंग काट लीजिए, इस रिंग का निकाल लीजिए। तो जे की वैल्यू इस जगह पे है जे नॉट आर बाई आर, आर टू डी आर स्मॉल रिंग, ये काटी मैंने, इनटू कितना एरिया है 2 पाई आर सरकमफेरेंस, थिकनेस है डी आर, इतना एरिया इस जगह पे दे रखा है। ये हो गई डी आई। एंगल की वैल्यू इस वक्त 0 है, दोनों एक ही तरफ है। आई इधर दे रखा है, उसके परपेंडिकुलरली जा रहा है। तो जे नॉट 2 पाई जे नॉट बाई आर, आर स्क्वायर डी आर, 0 से आर, दैट विल बिकम आर क्यूब बाई 3, 2 पाई बाई 3 जे नॉट आर स्क्वायर। ये आ गई आई टोटल करंट। अब इनको चाहे जितना भी टफ बना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लीजिए, करंट डेंसिटी की वैल्यू निकालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन दे रखा है, वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा अजीब सा, इंटीग्रेशन का ही प्रॉब्लम पूछूंगा, दिमाग लगाइएगा। चलो मैं दे देता हूँ ऐसे। दिस इज ए, दिस इज बी, इसको ले लिया एक्स नॉट, इसको ले लिया वाई नॉट। जे की वैल्यू दे रखी है एक्स वाई के क्या, फाइंड करंट थ्रू ABCD, ABCD क्रॉस सेक्शन। एंगल वैंगल दे रखा है 0, ध्यान रखना है बस किधर की तरफ है, के कैप है मतलब बाहर की तरफ करंट है। जे बाहर की तरफ है। हाँ, वैल्यू का गेम थोड़ा सा अलग है। एक्स नॉट ए, वाई नॉट बी, जे की वैल्यू एक्स वाई के कैप दे रखी है। निकालिए, बताइए।
क्या बात है, किसी का आंसर नहीं आ रहा? ऐसा एक क्वेश्चन कराया था मैंने, अगर आपको याद हो तो। क्यों? d5 = E.ds में याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे तो वही है, j.ds करना है, d5 j. डबल डिफरेंशिएशन था, इजी सा है, कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है। ठीक है मौलिक, मौलिक करेक्ट है। याद नहीं हो तो याद करो। dx dy इस एरिया का निकाला गया पहले। ये आंसर। अब वो कितना भी टफ कर दे, एंगल भी दे दे, ये कर दे वो कर दे, कुल मिला के d5 = E.ds से रिलेट करके निकाल सकते हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन अच्छा बन सकता है IIT एडवांस लेवल पे। ठीक है, देख लीजिए इस पे बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि इस पे जनरली जिक्र कोई करता नहीं है, किताबें वगैरह भी जिक्र नहीं करती हैं, एक फॉर्मूला दे के छोड़ देते हैं, तो क्वेश्चन इस पे बनने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिए। जे के ऊपर बात कर लेगा, कॉम्प्लेक्सिटी वो वही करेगा, कहाँ लेके जाएगा आपको पता है, वेरिएबल का गेम खेलेगा, इंटीग्रेशन कराएगा, मुश्किल कराएगा, या 3D का गेम खेलेगा। यही 3-4 गेम है जिससे वो गेम खेलना शुरू करेगा। उसके बाद आई को किसी भी चीज से भी रिलेट कर सकता है, आई जहां जहां आ सकती है वहां आई को रिलेट कर सकता है। तो जे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको याद रखना, करंट डेंसिटी। अब मैं रिलेट कर लेता हूं, कंडक्टिविटी and resistivity of material। ये भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिक्र करने के हिसाब से, यहीं से ओम्स लॉ वगैरह निकले। वी नो J बराबर I/A, या लिख सकता हूं NE/A/VD/A। तो J बराबर हो गया NE/VD, VD की वैल्यू पुट कर दी, NE² τ/m टाइम्स E। J = सिग्मा टाइम्स या E/ρ। यहां से बात प्रूफ हो गई। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी करंट उतनी अच्छी चलेगी। रो रेजिस्टिविटी
ऑफ मटेरियल डिफाइन किया गया, ठीक है। ई के ऊपर डिपेंडेंट है गेम सारा, सिग्मा ई, तो सिग्मा और रो दिया होता है, तो इसलिए जे को ना दे करके ई भी दे देगा तो भी गेम चल जाएगा, ई भी गेम चल जाएगा। फ्लक्स वाला गेम d5/dt, फ्लक्स ई डॉट डी एस करता है, तो डी एस मल्टीप्लाई करोगे तो करंट का कुछ फैक्टर बनेगा, जे डॉट डी एस ई डॉट डी एस करंट सिग्मा टाइम समथिंग, तो वो उसको रिलेट कर सकता है, ठीक है। सिग्मा और रो, यहाँ सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा की वैल्यू कितनी है, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम। बोर्ड में पूछा जाता है, कंपटीशन में पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। रेजिस्टिविटी एम बाई एन ई स्क्वायर टाउ किन चीजों पे डिपेंडेंट है, आपको दिखाई दे रहा है, डिपेंड्स ऑन एन एंड टाउ, या यूं बोलूं मटेरियल पे एंड टेम्परेचर, इन दोनों चीजों पे, मटेरियल और टेम्परेचर पे ये चीजें डिपेंडेंट, रेजिस्टिविटी, डेंसिटी और कंडक्टिविटी। फॉर्मूला याद रखना, जे बराबर सिग्मा ई, सिग्मा की वैल्यू याद रखनी, जे ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, एनईवीडी समथिंग समथिंग सिग्मा ई, तो ये रिलेटेड है आपस में। अब इनके ग्राफ वाफ पूछे कि कैसे बढ़ेंगे, कैसे टेम्परेचर के तरीके से, तो अक्सर पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे T increases, tau decreases, sigma decreases, rho increases. स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी कर्व हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है, वो कई बार ऐसा भी कर्व हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओमिक नॉन ओमिक कंडक्टर कैसे होंगे, तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं फॉर कंडक्टर। ठीक है, तो हमने बात की करंट डेंसिटी, सिग्मा की, रो की। तो ये जो ग्राफ है ना, ये थोड़ा बहुत बदल सकता है मटेरियल के ऊपर। अभी ये कंडक्टर की बात हो रही है। सुपर कंडक्टर्स की अगर बात करें तो जनरली रो का ग्राफ बनाते हैं। एक टेम्परेचर के बिलो ये अचानक से सडनली रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। इसके बिलो टेम्परेचर पे टी नॉट, बिलो T less than T naught, material behave as a superconductor. गजब का डायमैग्नेटिक होता है, बहुत सारी कहानियां हैं इसके ऊपर। सुपर कंडक्टर एक प्रॉपर्टी है, यूज कर लेता है, तो एक्चुअली कंडक्टिव रेजिस्टिविटी घटती रहती घटती रहती घटती रहती घटती रहती, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ऑल ऑफ सडन, जीरो तो नहीं कहूंगा, टेंडिंग टू जीरो बोल देना ज्यादा बेटर है, लगभग जीरो हो जाती है। ऐसे तो कोई डिवाइस है ही नहीं जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, तो ये कहूंगा कंडक्टिविटी बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर, रेजिस्टिविटी बिकम्स जीरो और रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो। अभी रेजिस्टेंस की बात करेंगे हम, ऑल ऑफ सडन रेजिस्टिविटी का ग्राफ बता रहा हूं, ये सुपर कंडक्टर हो गया, एक बिलो टेम्परेचर, उसके ऊपर नॉर्मली वो शो करेगा, कुछ ना कुछ गेम शो करेगा। मतलब सुपर कंडक्टर भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कोई मटेरियल कह दूं ये मटेरियल है, सुपर कंडक्टर है, नहीं नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। एक टेम्परेचर के बिलो जाने, 54 केल्विन, 52 केल्विन, 50 केल्विन, मरकरी के लिए 4 या 6 केल्विन आता है लगभग, तो उसको कुछ एलॉयड बना करके, ऐसे पॉलीमर्स बना करके, ऐसे एलॉयज बना करके, ऐसे मटेरियल्स के एलॉय बना करके हम उनके नॉर्मल 20, 50, 30 केल्विन तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि वो नॉर्मल टेम्परेचर से बहुत कम टेम्परेचर होगा, इसीलिए जहां कहीं पे भी सुपर कंप्यूटर्स रखते हैं, उनमें जो भी मटेरियल यूज किया जाता है, जो भी वायर्स यूज की जाती हैं, जो भी कनेक्शन मेंटेन किया जाता है, वो सुपर कंडक्टर से किया जाता है, जिससे कि उनकी अल्ट्रा हाई स्पीड हो जाए।
डाटा ट्रांसफर करने की या वैल्यू ट्रांसफर करने की या करंट, एक्चुअली डाटा कुछ नहीं है, एक साइनसॉइडल सिग्नल ही होता है। तो करंट को ट्रांसफर करना है, तो करंट जितनी जल्दी ट्रांसफर करेगी, जितनी जल्दी रिस्पॉन्ड करेगी, दैट विल बी द बेस्ट कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर्स की क्या प्रॉपर्टी है? सुपर कंडक्टर्स नॉर्मल कंडक्टर एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव कर सकता है, हाँ कर सकता है, अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे। जनरली कॉपर वापर जनरली कुछ ना कुछ तो शो करते ही हैं, हर कोई अपने आप शो करता है। तो ऐसे एलॉयज बनाए गए, ऐसे मटेरियल्स बनाए गए जिनके लिए ये टेम्परेचर थोड़ा लिटिल बिट हायर था, जो इजिली अचीवेबल था, जो नॉर्मली यूज किया जा सकता है। इसीलिए आप देखिए जहां कहीं पे भी सर्वर बने होते हैं, जहां कहीं भी सुपर कंप्यूटर्स रखे होते हैं, जहां कहीं भी नासा के जो एक्सपेरिमेंटल वो है वहां पर सुपर कंप्यूटर्स यूज है। हबल वबल टेलीस्कोप का जो डाटा मेजर करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, वो जो छोटे छोटे पिक्चर्स आते हैं उनको भी जो वो करते हैं, वो सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो जहां पर भी ये सुपर कंप्यूटर्स रखे होते हैं वहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग टेम्परेचर से भी बिलो रखता है, बहुत खतरनाक लो टेम्परेचर होता है। इसलिए क्योंकि वहां पर उस टेम्परेचर पे मटेरियल की कंडक्टिविटी हाई है और कैलकुलेशन ऑफ द कंप्यूटर अल्ट्रा फास्ट हो जाए, अल्ट्रा हाई फास्ट हो जाए। ठीक है, तो कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी से रिलेटेड पूछ लेता है। गैलेनियम आर्सेनिक सुपर। अगर मैं बात करूं सेमी कंडक्टर की, तो सेमी कंडक्टर में गेम कुछ अलग हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हम पढ़ेंगे जब तो अच्छे से हमको आइडिया लग जाएगा। सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी डिक्रीज करती है, सिग्मा इंक्रीज करती है। उसका ग्राफ कुछ रो का टेम्परेचर के साथ कुछ अजीब सा बनता है, कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, किसके लिए? फॉर सेमी कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन वगैरह के लिए अलग गेम होता है, ये नॉन ओमिक कंडक्टर है। तो मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई होगी कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी किन चीजों पे, पैरामीटर्स पे डिपेंडेंट है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ओपन कर लिया तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है जे। जे इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंडेंट है, तो जो प्रोपोर्शनैलिटी बनी उसी का नाम दे दिया गया कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी एन स्क्वायर टाउ बाई एम। अब इसको बढ़ाना है घटाना है तो कैसे बढ़ा सकते हैं भाई? कौन सा कंडक्टर अच्छा होगा? जिसका एन ज्यादा अच्छा होना चाहिए। कंडक्टिविटी किसकी हाई होगी? इसका एन ज्यादा बड़ा हो। ई और एम तो कुछ चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन के चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास, तो कुल मिला के एन और टाउ पे डिपेंडेंट है। ऐसा मटेरियल यूज करो जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। एल्यूमिनियम लिया है कि कॉपर लिया है कि सिल्वर लिया है कि गोल्ड लिया है कि क्या लिया है, तो एन उस पर डिपेंडेंट है। एज वेल एज टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है। टेम्परेचर को टाउ तो मटेरियल डिपेंडेंट है ही, एज वेल एज टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर लूंगा तो नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे तो टाउ की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, टाउ की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज कर जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। मतलब हाई टेम्परेचर पे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो उस बॉडी की करंट को कंडक्ट करने की एबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी और उसकी अपोज करने की करंट को एबिलिटी बढ़ जाएगी, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी को दूसरे पैरामीटर से भी नाम लेते हैं। अब कोई पूछे इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और कंडक्टर, कंडक्टर की कंडक्टिविटी अल्ट्रा हाई होती है, वैल्यू वगैरह किताब से देख लीजिएगा, इस ऑर्डर की होती है 10 to power 7, 10 to power 6, 10 to power 5 के ऑर्डर की सिग्मा की वैल्यू। इंसुलेटर के लिए नेग्लेजिबल होती है, जीरो के आसपास होती है, बहुत कम होती है, स्मॉलेस्ट होती है, कंडक्टिविटी ना के बराबर होती है। और सेमी कंडक्टर की मीडियोकर में होती है 10 to power -3, 10 to power -6, 5, 10 to power -4, 10 to power 1 तक मान लेते हैं, अराउंड यहाँ तक लाई करती है। तो वो डाटा है वो पढ़ लीजिए। कंडक्टर सुपर और सुपर कंडक्टर कौन है? एक टेम्परेचर के बिलो कोई भी मटेरियल एज ए सुपर कंडक्टर बिहेव कर सकता है, लेकिन वो टेम्परेचर अचीवेबल होना चाहिए। अब 4 केल्विन अचीवेबल नहीं है, इसलिए कोई भी नॉर्मल वायर जो होगी वो आपको नहीं शो करेगी। इसलिए ऐसे एलॉयज बनाए गए जो कि 50 केल्विन, 60 केल्विन, इनफैक्ट 100 केल्विन, 100 केल्विन भी कम टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर है याद करें तो। 100 केल्विन तक वो एज ए सुपर कंडक्टिविटी अचीव कर लेता है। सुपर कंडक्टिविटी में होता क्या है? टेम्परेचर घटता रहेगा, रेजिस्टिविटी घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, घटती रहेगी, और एक टेम्परेचर के बिलो अचानक से इसकी कंडक्ट जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो हो जाएगी, देन इट विल बिहेव एज ए सुपर कंडक्टर। क्लियर हो गया? फॉर्मूला बेस्ड गेम पूछ लेगा, न्यूमेरिकल वगैरह तो इस पे क्या बनेगा? फॉर्मूला ही बनेगा, ग्राफिकल क्वेश्चन बनेगा, लॉजिकल क्वेश्चन बनेगा, पूछताछ कर लेगा, बहुत ज्यादा फंक्शन दे देगा तो कुछ नहीं। तो सिग्मा जे के बारे में बात करेगा, जे के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। तो ये पूरा का पूरा लॉ था। अब यहीं से ओम्स लॉ प्रूव भी होता है, वो भी देख लेते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है?
ओम्स लॉ बहुत सिंपल सी बात कहता है, V बराबर आई आर। क्यों? सब लोगों को ओम्स लॉ 9th-10th के लेवल पे पढ़ा हुआ है, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई आर, oh my God, क्या हो रहा है? बोलो एक फिर से पानी निकाल देना बेटा बॉटल से। हमें V बराबर आई आर को प्रूव करना है, लेकिन मतलब तो समझ में आना चाहिए क्या होता है। R की वैल्यू निकालनी चाहिए। एक कंडक्टर दे रखा है, इस कंडक्टर का सिंपल करंट है, कोई इसमें मैथमेटिक्स नहीं लगानी, हम आगे चल के R निकाल लिया करेंगे। क्रॉस सेक्शन बराबर है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। एक्चुअली ये अलग से दिखाना बेवकूफी है, ये पूरी वायर ही रेजिस्टेंस है, कोई भी ऐसी वायर नहीं पॉसिबल जिसका रेजिस्टेंस 0। तो हम इसको बस कनेक्शन को मेंटेन करने वाली वायर मानते हैं, इसके रेजिस्टेंस को काउंट नहीं करते। अगर कुछ ना दिया हो तो इसका रेजिस्टेंस बताएगा। तो अभी हम फिलहाल इस कंडक्टर की बात कर रहे हैं, बाकी सबका कनेक्शन मेंटेन करने के बारे में बात करेगा। वी दे रखा है, ये लेंथ एल ले रखी है, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। ई बराबर क्या है बच्चों? V बाई एल। V बराबर आई आर प्रूफ करना है। J बराबर क्या है? E बाई रो ले लिया, यानी I बाई ए इज इक्वल टू E बाई रो, यानी I बाई ए इज इक्वल टू V बाई रो एल। तो V बराबर रो एल बाई ए टाइम्स I। दिस इज कांस्टेंट, V बराबर आई आर। क्या बोलोगे? V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू V? दोनों बातें सही है। अभी सिंपल लॉ लिख रहे हैं, इसलिए सिंपल बात करेंगे। R है रेजिस्टेंस ऑफ वायर, R बराबर रो एल बाई एरिया, या रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, या एल बाई सिग्मा है, जो चाहो लिख लो। इस फॉर्मूले पे काफी काम किया हुआ है, आर निकालना आना चाहिए। आर की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आर की वैल्यू क्या है। तो सिंपल गेम ये खेल लेता है। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? R2 बाई R1 पे बनेंगे, रो टू L2 बाई A2 अपॉन रो1 L1 बाई A1। इस पे ज्यादा डिटेल करने की मुझे जरूरत नहीं, काफी फॉर्मूले पे गेम कर रखा है। परसेंट चेंज की बात कर लेता है, डेल्टा R बाई R, डेल्टा रो बाई रो अगर रो चेंज हो रहा है, प्लस डेल्टा L बाई L माइनस डेल्टा A बाई A। इस पे बात कर सकता है। तो ओम्स लॉ देखिए क्या है, कैसे प्रूफ हुआ। प्रूफ पूछेगा स्कूल में, एग्जाम में आने वाला है, तो इसको ऐसे एज इट इज प्रूफ कर लेंगे। V बराबर आई आर को तो प्रूफ किया, V बराबर आई आर। E की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। सिंपल केसेस ले रखे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, कोई फालतू की चीज नहीं है, सिंपल सा प्रूफ है। V बराबर आई आर को यूज करना है। तो E बराबर V बाई एल लिया, रो बराबर E बाई रो, सॉरी J बराबर E बाई रो होता है। J की वैल्यू I बाई करंट होती है, I बाई एरिया होती है, दैट इज E बाई रो। I बाई A इज इक्वल टू V बाई रो एल। V बराबर रो एल बाई ए टाइम्स आई। रो एल बाई ए इज कांस्टेंट फॉर द मटेरियल एट द गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो V प्रोपोर्शनल टू I या I प्रोपोर्शनल टू R। V और स्टेटमेंट लिख लो। क्या स्टेटमेंट बनेगी? रेजिस्टेंस बना लो, बैटरी लगा दो। V करंट I जा रही है, रेजिस्टेंस R है, तो करंट प्रोपोर्शनल तो क्या लिखोगे? फॉर ए गिवन कंडक्टर, current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference of the potential difference applied across the resistance या conductor. Yeah, if a current I is passing through a conductor,
पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, करंट ऑफ द कंडक्टर, एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। वो निकाल के दिखाया, तो ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा आपको, लिख लीजिए। या वोल्टेज देन करंट थ्रू कंडक्टर I proportional to V। उल्टा भी दोनों स्टेटमेंट सही है। इफ ए करंट I passing through conductor then potential difference V proportional to current I। प्रोपोर्शनैलिटी का नाम लिखा V बराबर I R। नॉन ओमिक, ओमिक, ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ फॉलो करें वो ओमिक कहलाएंगे, जो ओम्स लॉ ना फॉलो करें वो नॉन ओमिक कहलाएंगे। इसमें क्या हो रहा है, आर की वैल्यू चेंज हो रही है, स्लोप क्या होगा, इज इक्वल टू डायनामिक रेजिस्टेंस। इसका नाम भी होता है डायनामिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इनको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलते हैं। नॉन ओमिक मटेरियल बोल दो, नॉन ओमिक कंडक्टर बोल दो, कुछ बोल दो, बट वो नॉन ओमिक है क्योंकि वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा है। ये ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है, ओमिक है, फॉलो ओम्स लॉ, डोंट ओबे ओम्स लॉ। ठीक है, दो टाइप के कंडक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, दो टाइप के। क्वेश्चंस कर लेते हैं, वो आर वार वाले कर लेते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस में निकालने वाले भी कर सकते हैं, करंट वरेंट देख करके भी, लेकिन पहले सिंपल वाले कर लेते हैं। का लेंथ डबल कर दें, एरिया हाफ कर दें, ये कर दें, वो कर दें, तो बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो जल्दी से दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं। ओमिक, नॉन ओमिक, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये सब गेम रेजिस्टेंस, इसको सिंपल तरीके से आपको ग्राफ दे रखा होगा, आई वर्सेस वी दे रखा होगा, अक्सर ये भी दिया होता है, तो 1 अपॉन स्लोप इज इक्वल टू आर डायनेमिक। किसी भी इंस्टेंट पे आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, 1 अपॉन स्लोप इस केस में आर डायनेमिक बन जाएगा, आई वर्सेस वी का ग्राफ होगा। ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, वी बाई आई दे रखा है, वी बाई आई इक्वल टू आर है, लेकिन वी बाई आई इक्वल टू आर नहीं है। इसको और अच्छे से लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो dv बाई डी आई इज इक्वल टू आर डायनेमिक। ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले सिंपल ओम्स लॉ फॉलो करते हुए वी बराबर आई आर वाला गेम है सिंपल, अभी हम लोगों को यही यूज करना है बार बार, पूरे के पूरे चैप्टर में यही चलेगा। वी वोल्ट की बैटरी, अभी इसका आइडियल बैटरी मान रहे हैं, ईएमएफ ई और वोल्टेज भी एक ही मान ले रहे हैं, इसलिए सिंपल है। और बाद में जब बैटरी डिस्कस करेंगे तो इसको दोनों केसेस में डिवाइड कर लेंगे कि आइडियल है कि नॉन आइडियल है। ठीक है, तो आर की बात करें, एग्जांपल देखते हैं, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा।
ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसके दो फेसेस के बीच में बैटरी जोड़ी गई है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होगी? रेजिस्टिविटी रो है। रो एल बाई एरिया, एरिया क्या लेंगे? ए बी ले लेंगे। ये हो गया क्रॉस सेक्शन। आर बराबर, बिल्कुल ठीक है, रो लेंथ, लेंथ कितनी होगी? सी। एरिया कितना होगा? ए बी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस बताने के लिए एरिया वेरिया की ध्यान रखनी है आपको। करंट कुछ ऐसे पास हो रही हो, कैसा भी कंडक्टर, कोई जरूरी थोड़ी कि सिलेंड्रिकल इधर रखा, तो दिमाग लगा लेना कि वहां रहा। और आर वेरिएबल बनेगा तो अभी हम उसको भी देखेंगे सीरीज पैरेलल से सॉल्व करके। पहले उसके लिए सीरीज पैरेलल पढ़ना पड़ेगा। जब वेरिएबल बनेगा, कुछ रेजिस्टिविटी वगैरह चेंज करेगी तो कैसे निकालेंगे, तो वही सीरीज पैरेलल वाला जैसे कैपेसिटर में किया था वैसे यहाँ भी बनेंगे, लेकिन अभी हम सिंपल यूज कर रहे हैं। एक बहुत पुराना क्वेश्चन, सब 10th के क्वेश्चन है, जितने भी करा रहा हूँ सब 10th के लेवल के क्वेश्चन है, फटाफट कर डालिए। एग्जाम्पल, if a wire is stretched to double of its length, न्यू रेजिस्टेंस बिकम, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दो। मैं देखता हूँ कई लोग बैठे रहते हैं और बिल्कुल आंसर नहीं दे रहे हैं। प्लीज कृपा करके आंसर दीजिए, जो मेरे को परेशान कर रहा है। ठीक है, सभी लोग आंसर दो भाई। आदित्य दुरान डबल हो जाएगा। अच्छा, लिखा वर्ड पढ़ो, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड। बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई? बाकी लोग यहाँ पर रहते ही नहीं, मुझे लगता है सब लोग ऑन करके निकल लेते हो, तभी नंबर भी इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं तुम लोगों के। बाकी लोग भी तो आंसर दो। ठीक है, मतलब मैं 2 3 4 लोगों को देख रहा हूँ जो कभी भी आंसर आता ही नहीं इनका, वो आराम से बैठे हैं। लड़कियां खास करके, प्रांजल को देख लो, एक आध तो, दलिशा, प्रांजल, 2 लड़कियां हैं जिन्होंने आंसर देना है। जो थोड़ा, प्रांजल थोड़ा तो कम, लेकिन दलिशा हमेशा ही देती है, प्रांजल। बाकी अंजलि हो, शानवी हो, आस्था, आस्था भी कभी कभी देती है। बाकी जितनी भी लड़कियां है ना, सब के सब डम्बो हो रहे हैं, डम्बो। सारे के सारे ना आंसर देंगे ना कुछ करेंगे। इवन अंजलि, सारे के सारे डम्बो हो रहे हैं। लड़कों में आंसर दे देंगे ये अपने उत्कर्ष, तो कूद कूद के फटाफट पहले ही आंसर दे देते हैं। बाकी ये लोकेश हो लिया, सिद्धार्थ हो लिया, प्रत्युष हो लिया, देव कभी भी आंसर, मौलिक भी देने लगा आंसर, देव आंसर देना ही नहीं देव को। और उधर बाबू बाबू कभी कभार जगे, जग गए तो जग गए, सो गए तो सो गए। सबकी रिपोर्ट है। मेरे अंश गुप्ता बिल्कुल जीरो, डफर हो गए, बिल्कुल गायब है, कुछ नहीं आता है। कुछ पूछ लो अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। प्लीज माइंड इट, स्कूल खुलने वाले तब आप लोगों को बताऊंगा। और सारे जितने पढ़ाए हैं ना, सबको क्लास में खड़ा करके करके एक एक चीज पूछूंगा, और ऐसी बेइज्जती करूंगा ना, ऐसी बेइज्जती करूंगा। आप जानते हैं मैं बेइज्जती करने पे उतरता हूँ, कैसी बेइज्जती करता हूँ। बहुत गड़बड़ है। क्या हो जाएगा? स्ट्रेच करके, पहले एरिया ए था, स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया, तो एरिया छोटा हो जाएगा स्ट्रेचिंग करने पे। एरिया A/2 हो जाएगा और लेंथ 2L हो जाएगा। आर डैश की वैल्यू हो जाएगी रो 2L/A/2, दैट इज 4।
रो एल बाई ए दैट इज 4r। क्या रखा है इनमें? इन क्वेश्चनों को तो पूछना भी नहीं चाहिए। इफ रेडियस ऑफ कंडक्टर decrease by 1% and length increase by 2%, percent change in R। बताइए व्हाट इज द परसेंट चेंज इन R? जल्दी जल्दी कर लीजिए, इनमें ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। दिमाग जहां लगाना होगा वहां पर मैं आपको काफी लगाऊंगा। करंट में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें बहुत दिमाग लगाना है। ये तो शुरुआती वाले पार्ट है, इनको अच्छे से आज का काम यही है कि पूरा ओम्स लॉ तक पूरा पढ़ के हर एक पॉइंट को क्लियर कर लीजिएगा। अपनी बुक उठाइए, डीसी पांडे पढ़िए, सिंगेज पढ़िए, बढ़िया तरीके से उनमें सारे क्वेश्चन कर डालिए। शुरुआत वाले फैक्टर के जे वे पे रिलेटेड जितनी चीजें पढ़ डालिए। सर्किट अलग है, सर्किट अब हम शुरू करेंगे, रेजिस्टेंस निकालना शुरू करेंगे, बहुत सारे इसमें जोड़ती चली जाएंगी चीजें, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। सबका आंसर मिल गया होगा मुझे लगता नहीं। 6% इंक्रीज आना चाहिए। डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल माइनस 2 डेल्टा आर बाई आर। क्यों? क्योंकि आर का फॉर्मूला है रो एल बाई पाई आर स्क्वायर। तो परसेंट चेंज का फॉर्मूला लगा देंगे लेस देन 5% के लिए। बड़े परसेंट चेंज होते तो बात अलग। तो डेल्टा एल की वैल्यू कितने? +2% माइनस 2 इंटू माइनस 1%, तो यानी +4%। 6% इंक्रीज, सॉरी 4% इंक्रीज। आंसर 4 है ना कि 6। रेडियस डिक्रीज बाई 1% तो -2 डेल्टा आर बाई आर आ रहा है। तो डेल्टा आर की वैल्यू -1 हो जाएगी। जो वैल्यू बढ़ती है उसको पॉजिटिव, जो वैल्यू घटती है उसको नेगेटिव ले लेते हैं। एग्जाम्पल, if length increase by 20% and radius decrease by 20%, percent change in R। जल्दी बताइए। अब यहाँ नहीं लगाने लगना ये वाला फॉर्मूला। ये लेस देन 5%, 2%, 3% के लिए होता है। 1% एरर वाला फॉर्मूला 1%, 2%, 3% के लिए होता है। इसमें तो डायरेक्ट गेम चलेगा। बोर्ड में पूछ सकता है क्वेश्चन, बाकी कंपटीशन में पूछने की जरूरत नहीं। मेंस में आ जाए तो इजी बनाने का मूड है तो बना दे, तो बात अलग। बात क्लियर हो रही होगी क्या? रे आंसर जल्दी बताइए भाई। इतना कहाँ गेम खेल रहे हैं आप लोग? बहुत लंबा सा चौड़ा गेम हो गया ये। फटाफट आंसर बताओ, गुणा भाग नहीं कर पा रहे हो। 50 क्वेश्चन करा चुके हैं, हर बार फॉर्मूले जी पे, टी पे, फलाना पे, ढिमकाना पे, लास्ट में। दलिशा 700/8 क्या होता है बेटे? परसेंटेज बताओ मेरे को, कितने परसेंट आ रहा है चेंज इंक्रीज? 700/8 निकलवा रहे हो मुझसे, हद हो गई है। 87.5% क्या इंक्रीज डिक्रीज? क्या कितने परसेंट? जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में आंसर। इफ लेंथ इंक्रीज बाय 20% एंड आर डिक्रीज बाय 20% देन परसेंट चेंज इन आर, मतलब आर इंक्रीज बाय और डिक्रीज बाय, ऐसे आंसर देना है। तब भूल जाते हो। इंक्रीज 176%, मुझे लगता नहीं तुम्हारा आंसर सही नहीं। इंक्रीज बाय 87.5%। 15/8% इंक्रीज, मौलिक कम नहीं है ये। 1.2 अपॉन 0.8 का स्क्वायर, 1.20 अपॉन 0.64। फिफ्टीन बाई 8, 8 × 8 7, 8 8 × 8 7, 8 × 64, 8 1.88 ले वैसे 1.875 बनेगा वैसे 875। तो R डैश इज इक्वल टू 1.875 टाइम्स R
या R इंक्रीज बाय 87.5%। ठीक है, ये वैल्यू देख लीजिए। तो ये तो आसान सी बात थी। तो बेसिक गेम हम लोगों ने सीख लिया। आर के बारे में, एल के बारे में, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कलर कोड, ये वो फटाफट मंडे को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे, सर्किट पे जंप करेंगे। ये शुरुआती इंट्रोडक्शन है, सभी लोग बुक से पढ़ लीजिएगा कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर। जो मैंने पढ़ाया पूरा डिटेल में डिस्कशन कर दिया मैंने, अब आप इसको अपने लेवल पे डिस्कस करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मंडे से शुरू करेंगे, अपने सर्किट पे जाएंगे, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस का काम बच रहा है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, कलर कोड वगैरह है वो सब भी डिस्कस कर लूंगा। वेरिएबल रेजिस्टेंस को निकालेंगे तब, जब सीरीज पैरेलल पढ़ लेंगे तब। जो फॉर्मूला लगाना है आर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी आर या 1/r इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/dr, तो थोड़ा सा उसको पहले पढ़ लेंगे सर्किट वर्किट, फिर उसके बाद थोड़ा सा आखिरी में रेजिस्टेंस निकाल के देखेंगे जैसे कैपेसिटेंस पे निकाला था। ठीक है ना। सेमीकंडक्टर वाला अभी मैं फोटो खींच के भेज देता हूँ। ग्राफ में क्या डाउट है बेटे? सेमीकंडक्टर नॉन ओमिक बोलो इसको, सेमीकंडक्टर मत बोलो। सेमीकंडक्टर में कई सारे ग्राफ बनते हैं गैल्वेनिक, जब वो पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मैंने बस रैंडम बना के बता दिया, अभी मैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा। डन। सेमीकंडक्टर, नॉन सेमीकंडक्टर, इन सब के बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। हाँ, सेमीकंडक्टर अलग ही ग्राफ होता है भाई, ये ग्राफ नहीं है, मैंने कहा नॉन ओमिक, जो ओम्स लॉ फॉलो ना करो वो सेमीकंडक्टर नहीं बोलेंगे, उसको नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है ना, उसको सेमीकंडक्टर नहीं बोलेंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर बोलेंगे। देखिए फॉर कंडक्टर ये दे रखा है, सुपर कंडक्टर ये दे रखा है, और नॉर्मल मैंने देखिए किसी सेमीकंडक्टर के लिए क्या बोल रखा है, रैंडम, कोई भी ग्राफ हो सकता है। इसका रो टी का कैसा ग्राफ होगा वो देखेंगे हम, ऐसा अजीब सा गैलेनियम आर्सेनिक का बनता है, अलग अलग टेम्परेचर पे गेम अलग अलग होता है। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। सेमीकंडक्टर वाला सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, चिंता मत करो। अभी उन्होंने किताब में दे रखा है तो पढ़ लो, वो ग्राफ याद कर लो, खत्म। उल्टा होता है वैसे, ये सिग्मा हो जाता है ग्राफ, ये सिग्मा हो जाता है, ये टी हो जाता है, उल्टा। बाकी का मंडे